वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीइंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी पोलिगनेक्स फॉर्मूला। डी पोलिगनेक्स फॉर्मूला जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप एक नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो उसमें आप किसी भी प्राइम को कॉमन निकाल रहे हो, दैट इज आप हाईएस्ट पावर निकाल रहे हो पी की जो इसे डिवाइड करे यानी फैक्टोरियल को, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला का यूज करोगे, दैट इज डी पोलिगनेक्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए एक थ्योरम जो कि यूज होगी, पहले हम वो थ्योरम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम क्या कह रहे हैं कि इफ एन एंड ए आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहे कि अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे दी जाए एन और ए, ठीक है, कहते कि देन द number of integers among 1 to n that are divisible by a, which are divisible by a is greatest integer n by a। मतलब क्या कह रही है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n और a, आपको 1 से लेकर के n तक कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स दे दिए हैं। कहते हैं कि 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो a से डिविजिबल होंगे। जब आप उसको काउंट करोगे तो वो गिनती में आपको कितने मिलेंगे, n बाय a का जो इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज n बाय a का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, मान लो n की वैल्यू दे दी है सपोज 19, ठीक है, a आपको दे दिया गया है सपोज 3, तो आपको निकालना है 1 से लेकर के 19 तक जो नंबर्स हैं उनमें ऐसे कितने नंबर्स होंगे, टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो 3 से डिविजिबल कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर मिल रहे हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं और 1 से लेकर के 19 तक हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे ना किसका, 19 बाय a का, दैट इज 19 बाय में 3 का, तो ये 6.3 समथिंग आएगा और 6.3 समथिंग का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप 1 से लेकर के 19 तक नंबर्स लो, उसमें से ऐसे कितने नंबर्स होंगे, टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 19 बाय में 3। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया ये जो सेट है 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो भी नंबर a से डिविजिबल होता है यानी वो a का मल्टीपल होगा। अब ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर, ठीक है, a भी इंटीजर है, तो a के इंटीग्रल मल्टीपल कौन से होंगे, 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, 4 इंटू में a, ठीक है, 5 इंटू में a, ठीक है। सबसे बड़ा मल्टीपल ऑफ a जो 1 से लेकर के n तक के बीच में लाई करे वो मान लो rth मल्टीपल है किसका, a का। मतलब टोटल मल्टीपल्स 1 से लेकर के n तक किसके मल्टीपल्स, a के कितने ले लिए हमने, r ले लिए। हमें शो करना है कि r जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए किसका, n बाय में a का। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ये 3 के मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं, 1 इंटू में 3, 2 इंटू में 3, ठीक है, 3 इंटू में 3, 4 इंटू में 3, 5 इंटू में 3, 6 इंटू में 3। ऐसे ही हमने लिया है 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए एंड सोन r इंटू में a ले लिया है, जहां r सबसे बड़ा मतलब rth जो मल्टीपल है a का वो सबसे बड़ा है जो 1 से लेकर के n तक के बीच में लाई करता है। जैसे कि r की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6, तो टोटल मल्टीपल कितने हो गए, r हो गए, यानी यहाँ r की वैल्यू होगी 6। तो सेम ये r मल्टीपल ले लिए, लेकिन हमें शो करने के टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल तो कितने होने चाहिए, n बाय a का जो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो हमें r की वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो ये हमें ये दिख रहा है कि हमें यहाँ तक
पहुंचना है। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, जो आर ए है वो तो लेस देन इक्वल टू एन होगा, क्योंकि हम एक से लेकर के एन तक ही नेचुरल नंबर्स काउंट करें जो ए से डिविजिबल हो, तो ऑब्वियस है जो आरथ मल्टीपल होगा वो लेस देन इक्वल होगा किससे, एन से। जैसे इस केस में देखो आरथ मल्टीपल ऑफ जो ए है दैट इज 3 का, वो 19 से क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है। अगर आप 19 की जगह यहाँ 18 ले लेते तो उस केस में आर एच मल्टीपल ऑफ ए इसके क्या आ जाता, इक्वल। तो आर टाइम्स ऑफ ए दैट इज आर एच मल्टीपल ऑफ ए, दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या है, एन। और अगर हम आर प्लस वन एथ मल्टीपल ले लें किसका, ए का, वो इसके अंदर हमने क्यों नहीं लिया, जबकि आर प्लस वन एथ मल्टीपल ऑफ ए जो है वो भी ए से डिविजिबल होगा, लेकिन हमें जस्ट ए की वो मल्टीपल्स लेनी है जो एक से लेकर के एन तक हो। जैसे इसमें हमने सेवंथ मल्टीपल क्यों नहीं लिया, 3 का, 21 बन गया जो कि 19 से क्या हो गया, ज्यादा, जबकि हमें कहाँ तक चाहिए थे, एक से लेकर के 19 तक। तो हमने सबसे बड़ा कौन माना हुआ है, आर माना हुआ है, आर एथ मल्टीपल ऑफ ए माना हुआ है। तो इसका मतलब आर प्लस वन जो मल्टीपल है ए का वो ज्यादा हो गया किससे, एन से, इसी वजह से इसके अंदर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। समझ आ गया, जैसे कि हमने इसमें सेवंथ मल्टीपल क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो 7 इंटू 3 करोगे 21 आएगा, वो एक से लेकर के 19 के जो मतलब उसके लेफ्ट साइड में नहीं रहेगा, वो 19 के क्या चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, जबकि हमें इसके लेफ्ट साइड में ही चाहिए। ठीक है, आपको एक से लेकर के एन तक ही चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना है आपको। तो एक से लेकर के एन तक जो सबसे बड़ा मल्टीपल था ए का वो था आर एथ मल्टीपल ऑफ ए का, तो आर प्लस वन एथ मल्टीपल ऑफ ए का, यानी वो एन से आपको स्ट्रिक्टली क्या मिलेगा, बड़ा। अब आप क्या करो, ए जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, यानी ऑब्वियस है कि नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो है तो आप तीनों साइड ए से क्या कर सकते हो, डिवाइड, और प्लस ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी जब आप इसको डिवाइड करोगे पॉजिटिव इंटीजर से तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, बट ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर आप ए से डिवाइड भी करोगे तो इसकी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो जब आप ए से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, आर, दिस इज लेस देन इक्वल टू एन, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर प्लस में 1, और ये कितना हो जाएगा, एन बाय में ए हो जाएगा। यानी देखो आर क्या है, एक इंटीजर है, पहले ही दिया होता कि हम इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे हैं, आर जो है वो क्या है, इंटीजर है। अब ये इंटीजर है, आर प्लस वन जो है वो भी इंटीजर है, तो यानी इसकी एन बाय ए की वैल्यू इन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रही है। मतलब जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है जो 5 से बड़ा है और 6 से स्ट्रिक्टली क्या है, छोटा है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 से बड़ा और 6 से छोटा यानी 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट कितना हो गया, 5। सेम r एक इंटीजर है, r प्लस वन इंटीजर है, n बाय a की वैल्यू r और r प्लस वन के बीच में लाई कर रही है, यानी ये r पॉइंट समथिंग होगा। r पॉइंट समथिंग होने का मतलब इसका ग्रेटेस्ट जब आप निकालोगे वो कितना मिलेगा, आपको r मिलेगा। यही हमें प्रूव करना था कि टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे a के, एक से लेकर के n तक, वो कितने होंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाय में a। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमें ये पता है कि ए से डिविजिबल होने का मतलब ए के मल्टीपल्स, ए के इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ ए, अप टू आर टाइम्स ऑफ ए मान लिया, जो कि एन तक के बीच में ही है, मतलब एन से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो टोटल मल्टीपल्स कितने होंगे, आर, हमें शो करने की आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल पार्ट किसका, एन बाय में ए का। ठीक है, अब आर प्लस वन एथ मल्टीपल ए का वो सबसे बड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जस्ट एक से लेकर के एन तक चाहिए, यानी आर प्लस वन एथ मल्टीपल ए का जो है वो एन से एक्सीड कर गया हो गया, दैट इज वो एन से बड़ा हो गया होगा। ठीक है, बोथ साइड हमने ए से डिवाइड कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हमने देखा आर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी एन बाय ए जो है आर पॉइंट समथिंग होगा, और आर पॉइंट समथिंग होने का मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऑब्वियस है आर जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता तो भी हम सोच लेते कि आर बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव में पता है कि जैसे -5 पॉइंट समथिंग हो तो उसका -6 बनेगा।
ठीक है। अब ये r पॉइंट समथिंग है और r पॉजिटिव है, r देख सकते हो ये वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, r भी पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा r। तो यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट जो कि मेन फॉर्मूला है दैट इज डी पोलिगनेक फॉर्मूला, डी पोलिगनेक फॉर्मूला, ठीक है। तो डी पोलिगनेक फॉर्मूला हमें पता है, जो n फैक्टोरियल है उसमें से आप p कितनी बार बाहर निकाल सकते हो, मतलब सबसे बड़ी पावर p की कितनी बाहर निकाल सकते हो, ये डी पोलिगनेक फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ p, हाईएस्ट पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले 11 फैक्टोरियल है, ठीक है। कहते हैं कि 11 फैक्टोरियल को खोल दो, 11 फैक्टोरियल क्या हो गया 11 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब आपसे पूछा जाए इसमें 2 की मैक्सिमम कितनी पावर बाहर निकाल सकते हो, तो एक तो 2 की पावर 1 यहाँ से बाहर आ जाएगी, सही है। 2 की पावर 2 यहाँ से बाहर आ जाएगी, नहीं 2 पावर जो है 2 की यहाँ से आ जाएगी, 3 पावर 2 की 8 की वजह से आ जाएगी, ठीक है। 1 पावर 10 की वजह से आ जाएगी, 1 पावर आएगी 2 की, ठीक है। और 6 की वजह से भी 1 पावर आएगी किसकी 2 की। तो टोटल 2 की कितनी पावर बाहर आ रही है 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 7 और 1 8। तो 11 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम आप 8 पावर बाहर निकाल सकते हो, यानी 2 की पावर 9 जो है वो 11 फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगी। ये तो था 11 फैक्टोरियल, छोटा सा नंबर था, आप आइडिया लगा सकते थे। बट अगर आपको 1000 फैक्टोरियल दे दिया जाए, 2000 फैक्टोरियल दे दिया जाए, तो उस केस के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ये यूज नहीं कर सकते कि उसको 2000 को 1 इंटू में 2000 टाइम्स तक प्रोडक्ट करें और फिर हम ऑब्जर्व करें कि उसमें से कितने प्राइम हम बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इसकी वजह से एक फॉर्मूला डेवलप किया गया दैट इज डी पोलिगनेक फॉर्मूला। तो डी पोलिगनेक फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल को जब खोलते हो तो इसका मतलब है 1 2 3 से लेकर के n, मतलब क्या है 1 से लेकर के n तक सभी नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, यानी आप 5 फैक्टोरियल जब निकालते हो तो 1 से लेकर के 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो n फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर के n तक जो नेचुरल नंबर होंगे सभी के सभी वो कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें n फैक्टोरियल में। मान लो इसको हमने नाम दे दिया s। अब s में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि a से मतलब a मतलब p से डिविजिबल हो जाएं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s that are divisible by p, that are divisible by p। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर n by p that are divisible by p, जहां p प्राइम है। अभी रिजल्ट पड़ा था कि अगर आप 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर्स ले रहे हो, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय a। n और a पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, फैक्टोरियल निकल रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर का केस मतलब हम ये निकालेंगे, और p जो है दिस इज पॉजिटिव, तो सेम मतलब a यहाँ p आ गया है, ठीक है। तो 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स में ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो p से डिविजिबल होंगे, तो पिछली थ्योरम से कितना आंसर आ जाएगा n बाय p का इंटीग्रल पार्ट। सेम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s दैट आर डिविजिबल बाय p स्क्वायर, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे n बाय में p स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट। अब हमने निकाल लिया p क्यूब से, तो p क्यूब वाले कितने हो जाएंगे n बाय में p क्यूब का इंटीग्रल पार्ट, देन p की 4 के यानी कितना हो जाएगा n बाय में p की पावर 4 का इंटीग्रल पार्ट,
देन p की 5 n बाय में p की पावर 5 का इंटीग्रल पार्ट, इस तरीके से p की 6, p की 7 एंड सो ऑन। अब हमने सारे ये क्यों लिया, p स्क्वायर, p क्यूब, p 4, क्योंकि इसमें से भी p की पावर आप बाहर निकाल पाओगे, p इससे भी बाहर निकाल पा रहे हो, p इससे भी बाहर निकाल पा रहे हो और p इससे भी बाहर निकाल पा रहे हो। मतलब जो सभी हैं वो पावर में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मतलब इससे आप p इंटू पी यानी 2 टाइम्स p निकाल रहे हो, इससे आप p इंटू पी 3 टाइम्स p निकाल रहे हो, इससे आप 4 टाइम्स ऑफ p निकाल रहे हो, इससे आप 5 टाइम्स ऑफ p निकाल रहे हो। अब देखो, जो नंबर p स्क्वायर से डिविजिबल है, ऑब्वियस है कि वो p से भी डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर है सपोज k, अगर वो p स्क्वायर से डिविजिबल है तो हमें पता है कि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर p स्क्वायर k को डिवाइड कर रहा है तो ट्रांजिटिविटी कहते हैं कि p k को भी डिवाइड करेगा। तो जो नंबर p स्क्वायर से डिविजिबल है वो p से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब हम जस्ट वही एलिमेंट चाहते हैं जो जस्ट p से डिविजिबल हो लेकिन p स्क्वायर से डिविजिबल ना हो। तो हम क्या करेंगे, जितने p से डिविजिबल हो रहे हैं उसमें से वो घटा दो जो p स्क्वायर से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आपके पास कौन से बचेंगे, जो p से तो डिविजिबल है बट p स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s, एलिमेंट of s that are divisible by p, that are divisible by p but not by p but not p square, ठीक है। तो जितने नंबर्स हैं जो p से डिविजिबल बाय p हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p, उसमें से वो घटा दो जो p स्क्वायर से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये वो इतने एलिमेंट वो बच गए जो p से डिविजिबल है लेकिन p स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। सेम अब वो एलिमेंट जो p स्क्वायर से तो डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय p स्क्वायर, ठीक है, बट नॉट p क्यूब। अब हमें पता है जो p क्यूब से डिविजिबल होंगे वो p स्क्वायर से भी डिविजिबल होंगे, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ n बाय p स्क्वायर में वो एलिमेंट भी हैं जो p क्यूब से डिविजिबल भी हैं। अगर हम जस्ट चाहते हैं p स्क्वायर से डिविजिबल हो, p क्यूब से डिविजिबल ना हो, तो ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय में p क्यूब। सेम जो p क्यूब से डिविजिबल हो लेकिन p की 4 से डिविजिबल ना हो, तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, n बाय में p की क्यूब माइनस में n बाय में p की पावर 4, ठीक है। सेम जो p की पावर 4 से हो लेकिन p की पावर 5 से ना हो, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, n बाय में p की 4 माइनस में n बाय में p की 5। इस तरीके से हम p की 5 बट नोट p की 6 ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज नोट करनी है, क्या इसके अंदर वो एलिमेंट भी हैं, मतलब वो तो ठीक है कि इसके अंदर वो घट गए जो p स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, क्या p क्यूब वाले होंगे, क्वेश्चन ये है। ऑब्वियस है कि इसमें वही नंबर नहीं है जो p स्क्वायर से डिविजिबल है, तो p क्यूब वाले क्यों कहाँ से होंगे, क्योंकि जो p क्यूब से डिविजिबल होंगे ऑब्वियस है वो p स्क्वायर से भी डिविजिबल होंगे। तो p स्क्वायर वाले सारे ही घट गए, इसका मतलब p क्यूब वाले भी नहीं है, p की 4 वाले भी नहीं है, p की 5 वाले भी नहीं है, यानी इसके अंदर जस्ट वही एलिमेंट है जो p से डिविजिबल है। ऐसे कितने एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय p माइनस n बाय p स्क्वायर। तो देखो ये मान लो आंसर आ रहा है 5, यानी ये आएगा p इंटू p इंटू p, मतलब ऐसे कितने एलिमेंट है जिसके अंदर जस्ट p की पावर 1 है, तो p इंटू में p, यानी आप 5 बार p की प्रोडक्ट करो, इसमें भी 1 1 1 1 1, तो यानी कितनी बार जो पावर आई है, 5 बार आई है, यानी 1 पावर जो है 1 पावर वो कितनी बार आएगी, n बाय में p माइनस में n बाय में p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या है, p स्क्वायर से डिविजिबल कितने हैं, n बाय p स्क्वायर माइनस n बाय p क्यूब, मान लो ये 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब p स्क्वायर p स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर, ठीक है, कितने टाइम, 7 टाइम। तो p स्क्वायर को जब आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, मतलब p की पावर कितनी बन जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस में 2 कितने टाइम्स,
7 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है। मल्टीप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि हमें n फैक्टोरियल चाहिए। n फैक्टोरियल के लिए हम उन सभी नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट करने वाले हैं, और प्रोडक्ट करते ही बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी p की पावर ये कितनी हो जाएगी? 14, यानी इसका 2 गुना। ठीक है, p स्क्वायर है, यानी ये पावर में एक एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2 कंट्रीब्यूट करेगा पावर के अंदर। तो टोटल एलिमेंट कितनी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय पी स्क्वायर माइनस में n बाय पी क्यूब। तो पावर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय पी स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय में p क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो, मान लो आंसर आ रहा है 6, तो इसका मतलब p क्यूब p क्यूब p क्यूब p क्यूब कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स, यानी p रेज टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, यानी p रेज टू द पावर 18। तो पावर कितनी आ गई? 18, यानी इसका 3 गुना। ठीक है, मतलब इसका एक एलिमेंट 3 पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो टोटल कितने एलिमेंट है? 6। तो कितनी पावर मिलेंगी आपको? 18। तो यानी आपको कितनी पावर मिलेंगी? n बाय में p क्यूब माइनस में n बाय p की पावर 4 का 3 टाइम्स, n बाय में p क्यूब माइनस में n बाय में p की पावर 4 का 3 टाइम्स। सेम नेक्स्ट जो है कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय p क्यूब। ठीक है, n बाय p की 4, ठीक है, माइनस में n बाय में p की पावर 5 एंड सो। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगेन हम 11 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 11 फैक्टोरियल का। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? टोटल जो s है, s क्या बन जाएगा? 1 से लेकर के जो 11 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। सही है, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s, ठीक है, that are divisible by 2, ऐसे कितने मिलेंगे? थ्योरम से, पिछली थ्योरम से 11/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन दैट आर डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर, कितने मिलेंगे? 11/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन 2 क्यूब कितने मिलेंगे? 11 बाय में 2 का क्यूब और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देन बाय 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 11 बाय में 2 की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि 0 आएगा, बाकी वाले सारे ही 0 आएंगे। ठीक है, अब इसमें से देखो जो 2 से डिविजिबल है कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 और बस ये 5 एलिमेंट मिलेंगे। और आप देख सकते हो 11/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो भी 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें से ये तो है 2 से डिविजिबल। अब 4 से डिविजिबल देखो, 2 स्केल से डिविजिबल कौन से होंगे? 4 और 8। ठीक है, ये होंगे 4 से डिविजिबल। अब 8 से डिविजिबल कौन से होंगे? 8 ही सिर्फ 8 से डिविजिबल है, यानी एक ही एलिमेंट है जो 8 से डिविजिबल है। तो फिर हमने प्रोसीजर में क्या किया था? अब आप देखो जो 2 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल है, ऑब्वियस है कि वो 2 से भी डिविजिबल होंगे। जैसे कि 4 और 8 4 से डिविजिबल हैं, तो वो 2 से भी क्या है? डिविजिबल। अब हम जस्ट वही एलिमेंट चाहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। तो ऐसे कितने एलिमेंट मिलेंगे? जो 2 से डिविजिबल है उसमें से आप वो घटा दो जो 4 से डिविजिबल हैं, तो ये वो एलिमेंट मिल गए जस्ट जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल वाले कौन से मिल गए? जैसे कि यानी ये मिलेंगे 2, इसमें से वो हटा दो जो 4 से डिविजिबल हो, तो यानी कौन से बचेंगे? 2, 6 और 10। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई है 3 आ गई है, क्योंकि इसके अंदर हो गया 2, 6 और 10। ये आ गए जो जस्ट p से डिविजिबल है बट p स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट, p स्क्वायर से हो बट p क्यूब से ना हो। तो जो p स्क्वायर से डिविजिबल है यानी 11/2 स्क्वायर, उसमें से वो घटा दो जो 2 क्यूब से डिविजिबल है, दैट इज 11/2 क्यूब। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो 2 की पावर 2 से डिविजिबल है, कौन से हो गए? 4 और 8। इसमें से वो घटा दो जो 2 क्यूब से डिविजिबल है, यानी 8 हटा दो, तो सिर्फ कौन सा बचेगा? 4। यानी ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबल कितने एलिमेंट मिलेंगे? 11/2 स्क्वायर माइनस 11/2 क्यूब। देन जो सिर्फ p क्यूब से हो बट
p की 4 से ना हो तो ये कितना हो जाएगा 11 बाय में 2 का क्यूब माइनस में 11 बाय में 2 की पावर 4। अब देखो ये कितने एलिमेंट हो गए 3 और ये कितने एलिमेंट थे 1 और ये भी कितना एलिमेंट आया था 1। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 था और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा था 8। अब देखो यानी ये कौन से हैं जो p से डिविजिबल आ रहे हैं, मतलब जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप p कॉमन निकाल पा रहे हो, p स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि p स्क्वायर उसको डिवाइड नहीं करा, जस्ट और जस्ट क्या कर रहे हैं p डिवाइड कर रहा है। तो आप p बाहर निकाल पा रहे हो कितनी बार 3 बार, यानी p इंटू में p इंटू में p। ठीक है, तो पावर 1 1 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो p का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी पावर कितनी आ गई 3, यानी पावर कितनी आ गई 11 बाय 2 माइनस में 11 बाय 2 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सेम पावर कितनी आ जाएगी n बाय में p माइनस में n बाय p स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। देन अब नेक्स्ट भी आओ, इसमें देखो p स्क्वायर से है बट p क्यूब से नहीं है, तो ऐसे कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट ऐसा है जो p स्क्वायर से डिविजिबल है बट p क्यूब से डिविजिबल नहीं है, यानी ये जो है p स्क्वायर यानी एक बार आएगा, लेकिन p स्क्वायर एक आने का मतलब पावर कितनी बार आएगी 2 बार आएगी, तो यानी पावर कितनी बार आ रही है इसका 2 गुना आ रही है, क्योंकि ये एक p स्क्वायर भी एक टर्म भी आ गई ना, तो एक टर्म कितना पावर में कंट्रीब्यूट करेगी 2। अगर मान लो ये 3 टर्म होती तो ये कितना कंट्रीब्यूट करती पावर, मतलब p की पावर में कितना कंट्रीब्यूट करती 6 कंट्रीब्यूट करती, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो यानी ये दुगना क्या करेगी कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये दुगना कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट में जस्ट वो एलिमेंट आ गए जो p क्यूब से है, तो कितनी है 1, यानी p क्यूब एक बार आ रहे हैं, यानी जो इसका है मतलब इसमें जो एलिमेंट है एक एलिमेंट भी इसकी 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर इसमें 4 एलिमेंट होते तो कितना कंट्रीब्यूट करते 12, तो सेम एक एलिमेंट 3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल कितने हैं n बाय पी क्यूब का ग्रेटेस्ट माइनस n बाय पी की पावर 4 का ग्रेटेस्ट, तो इतने कितने एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे पावर में 3 टाइम्स ऑफ दिस, सेम 4 टाइम्स ऑफ दिस, और इसको अगर आप सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा n बाय पी प्लस n बाय में पी स्क्वायर प्लस n बाय में पी क्यूब प्लस n बाय में p की पावर 4 एंड सो। ठीक है, तो ये था डी वोलिगनेक फॉर्मूला। तो कल के लेक्चर में हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।